नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव मायावती जीत गया है। यह जीत सिंपल नहीं है, प्रचंड जीत है। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मायावती की सुनामी आई हो। मायावती के सामने महाविकास आघाड़ी पूरी तरह पस्त हो गया। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी के नेतृत्व वाला एनडीए 50 सीटों पर सीमेंट कर रह गया। अब जब चुनावी नतीजे साफ हो गए हैं तो सबसे बड़ी सवाल यह है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि सीएम पद को लेकर भाजपा और शिवसेना में खींचतान दिख रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की मायावती गठबंधन से अगला सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस ही सस्पेंस है। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा को मिली सीट को देखकर फडणवीस कैंप सीएम पद को लेकर एक्टिव हो चुका है। बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस का नाम सीएम पद के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे भी आसानी से मानने को तैयार नहीं है। शिंदे ने एक बयान देकर पेच और फंसा दिया है। महाराष्ट्र में सीएम के सवाल पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि जिसकी ज़्यादा सीट होगी उसका सीएम बनेगा। ऐसा तय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मायावती के तीनों घटक दल के नेता बैठकर इस पर फैसला करेंगे। देवेंद्र फडणवीस भी कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं। उनका भी कहना है कि मिल बैठकर सीएम पद पर फैसला होगा। हालांकि चुनाव से पहले और रिजल्ट के बाद दोनों स्थिति में जो संकेत मिल रहे हैं उससे ये साफ है कि देवेंद्र फडणवीस सीएम पद के लिए मजबूत दावेदार है। मायावती को 220 सीट मिली है। अकेले बीजेपी ने 125 से अधिक सीट पर कब्जा जमाया है। ऐसे में दोस्तों, ये तय माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही इस बार सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। मगर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एकनाथ शिंदे आसानी से मान जाएंगे। इसके जवाब से पहले ये जानना जरूरी है कि भाजपा में फडणवीस के लिए सीएम पद की मांग जोर पकड़ने लगी है। खुद आरएसएस भी चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। साथ ही साथ अमित शाह ने भी बीते दिनों चुनावी सभा में अपने बयान से इसका इशारा भी दिया था। दरअसल दोस्तों, भले ही मायावती अभी सीएम पद पर अपने पत्ते नहीं खोल रहा है, मगर ये बात तो साफ है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में से किसी एक को दिल्ली का टिकट कटाना पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आएंगे, इसकी संभावना बहुत ही कम क्या ना के बराबर है। इसका साफ संकेत उनकी मां दे चुकी हैं। देवेंद्र फडणवीस की मां सोरेन ने व सरिता ने कहा कि उनका बेटा दिल्ली नहीं जाना चाहता। उन्होंने आगे भी कहा कि उनके बेटे ने चुनाव के लिए 24 घंटे मेहनत की है। उन्हें अपने खाने पीने और दिनचर्या को भी परवाह नहीं की थी। देवेंद्र मुंबई में ही रहना चाहते हैं और दिल्ली नहीं जाना चाहते। अब अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के तौर पर भाजपा प्रोजेक्ट करती है तो एकनाथ शिंदे का नाराज होना लाजमी है। दोस्तों, ऐसे में भाजपा के पास प्लान भी है। अगर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं तो शिवसेना और एकनाथ शिंदे को दिल्ली जाना होगा। एकनाथ शिंदे किसी भी कीमत पर सीएम से डिप्टी सीएम का डिमोशन स्वीकार नहीं करेंगे, ना ही वो फडणवीस कैबिनेट में रहना चाहेंगे। ऐसे में भाजपा उन्हें दिल्ली आने का न्योता दे सकती है और एकनाथ शिंदे नरेंद्र मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। इसी बात की बहुमत कम संभावना है कि एकनाथ शिंदे 2019 वाली कहानी रिपीट करेंगे, जब मुख्यमंत्री पद के चलते उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना ली थी। उन्होंने उद्धव का जो हाल देख ही लिया था। ऐसे में उनके पास दिल्ली आने का बेहतर विकल्प है। दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत असाधारण है और कई मायनों में ये खास भी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी 149 सीट पर लड़ी और उनमें से 132 सीट पर जीत हासिल कर ली। महाराष्ट्र में बीजेपी का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। बीजेपी के साथ ही मायावती में शामिल दूसरे दलों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसी जीत के पीछे संघ की अहम भूमिका मानी जा रही है। संघ परिवार ने बीजेपी के नेतृत्व वाली मायावती को प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। संघ ने अपने कार्यकर्ताओं के विशाल नेटवर्क को चुपचाप सक्रिय किया और सजग रहा। नारे के साथ राज्य भर में 60,000 से अधिक मतदाता बैठकों का आयोजन भी किया। इससे विपक्षी दलों के बयानों का मुकाबला करने में काफ़ी मदद मिली और माहौल मायावती के पक्ष में हो गया। दोस्तों, 6 नवंबर को टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस ने स्वीकार किया कि बीजेपी ने
आरक्षण, वोट जिहाद और सार्वजनिक अखंडता जैसे मुद्दे पर कांग्रेस और उसके सहयोगियों के झूठे बयानों को खारिज करने के लिए संघ से मदद मांगी थी। राजनीतिक गतिविधियों से दूरी बनाए रखने के बावजूद संघ ने मायावती की जीत का जश्न मनाया। आरएसएस के एक बड़े पदाधिकारी ने यह कहा है कि ये एक अभूतपूर्व जीत थी जो महाराष्ट्र पर बीजेपी के शासन को सुनिश्चित करती है। आमतौर पर संघ को पर्दे के पीछे से काम करने के लिए जाना जाता है। अगले साल अपने स्थापना दिवस की शताब्दी मनाने जा रहे आरएसएस के लिए यह दाव कई मायनों में खास है। महाराष्ट्र को जीतना केवल राजनीतिक प्रभुत्व के बारे में नहीं था, बल्कि एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करने के बारे में भी था जो उसके वैचारिक लक्ष्यों के साथ जुड़ी हो। दोस्तों, सूत्रों से ये पता चलता है कि आरएसएस अभियान का उद्देश्य विपक्ष की उन रणनीतियों का मुकाबला करना था जो जाति और समुदाय के आधार पर हिंदू वोट को विभाजित करने की पूरी कोशिश कर रही थी। दरअसल दोस्तों, इस एजेंड में वोट जिहाद जैसे संवेदनशील मुद्दों को भी शामिल किया गया। बिना बटेंगे तो कटेंगे को दोहराए। ऐसा लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद आया। एक वरिष्ठ आरएसएस पदाधिकारी की ओर से यह कहा गया कि हिंदुत्व को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश करने वाले विफल हो गए। ये जीत ऐसे एजेंट के लोगों द्वारा अस्वीकार किए जाने को दर्शाती है। संघ परिवार के दूसरे सबसे बड़े संगठन विश्व हिंदू परिषद यानी कि VHP ने भी इसी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। VIP के महासचिव मिलिंदा परांडे ने यह कहा कि उनके व्यापक अभियानों ने मतदाताओं को साझेदारी में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। दोस्तों, किसी भी पार्टी का खुलकर समर्थन करने से बचते हुए VIP ने हिंदू एकता पर जोर दिया और मतदाताओं से अपना हितों के साथ जुड़े उम्मीदवार का समर्थन करने का भी आग्रह किया। मायावती की प्रचंड जीत जो आरएसएस के प्रभाव को रेखांकित करती है, जिसके सावधानीपूर्वक जमीनी का काम और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाजपा के हिंदू वोट को मजबूत करने और विपक्षी रणनीतियों को बेअसर करने में मदद की। जैसे जैसे संघ अपने 100 वर्ष से प्रवेश कर रहा है, राजनीति से आधिकारिक दूरी बनाए रखते हुए चुनावी परिणामों को आकार देने में इसकी भूमिका इसकी सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक शक्तियों में से एक बनी हुई है। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, 4 महीने पहले ये जो लोकसभा चुनाव हुई थी, उसी चुनाव में उन्होंने भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हार को भुलाते हुए उन्होंने अपने पति को जीत पर जमकर प्रथम जश्न मनाया उनका जीत की। वहीं उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में महाविकास आघाड़ी दल की जमकर मौज भी ली। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हुए दिख रही है कि अरे भाई, महाराष्ट्र में क्या खिला। उनके साथ मौजूद महिलाएं ये जवाब दे रहे हैं कि कमल खिला। दोस्तों, दरअसल ये 288 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन को 236 सीट मिली और विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी को 40 सीट पर सिमट गया। मायावती को मिली सीटें जो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी या गठबंधन को अब तक मिली सर्वाधिक सीटें हैं। इससे पहले 1972 में कांग्रेस को 252 सीट मिली थी। इस बार एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 57 सीट मिले हैं, जबकि 2019 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 56 सीट ही मिल सकी थी। शिवसेना का स्ट्राइक रेट इस बार 67.90% रहा। इसी प्रकार अजित पवार के नेतृत्व वाली संकापा को 41 सीटें मिले हैं। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, उनका ये प्रदर्शन लोकसभा चुनाव की तुलना में काफ़ी बेहतर रहा है। खुद अजित पवार ने बारामती विधानसभा क्षेत्र में अपने सगे भतीजे एवं संकापा जो कि शरद चंद्र पवार के साथ उम्मीदवार योगेंद्र पवार को 1,16,182 मतों से हराया है। तो दोस्तों, इसी विषय को लेकर आपका क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।